दिखाया गया है। साथ ही यहां पर एक प्लंजर भी है जिसकी सहायता से हम स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच यानी कि उसमें खिंचाव या दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्प्रिंग अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, तो ये अप्लाई किए गए फोर्स के विपरीत कुछ फोर्स लगाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि यह फोर्स कितना होगा? आप यहां देख सकते हैं कि प्रत्येक कंडीशन में स्प्रिंग द्वारा लगाया गया प्रतिरोध बल अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होता है, जिसकी वैल्यू भी आप यहां से देख सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि 100 न्यूटन का टेंशन फोर्स अप्लाई करने पर स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट का मान आता है 0.5 मीटर। अब यह डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? ये स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर उसकी लंबाई में सामान्य अवस्था या कहिए न्यूट्रल पोजीशन के सापेक्ष हुआ परिवर्तन है। क्या आप बता सकते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट को कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है? चलिए अप्लाइड फोर्स के मान में परिवर्तन करते हुए डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स का मान घटाने या बढ़ाने पर डिस्प्लेसमेंट में भी उसी के अनुसार परिवर्तन होने लगता है, अर्थात डिस्प्लेसमेंट भी अप्लाइड फोर्स के अनुसार कम या ज्यादा होने लगता है। इसी घटना को हुक्स लॉ कहते हैं। इसके अनुसार स्प्रिंग पर अप्लाई किया गया फोर्स उस स्प्रिंग में उत्पन्न डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है, यानी कि F इज प्रोपोर्शनल टू X। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि F इज इक्वल्स टू kx। यहां k स्प्रिंग कांस्टेंट या कमानी नियतांक है, जिसका मतलब होता है इकाई विस्थापन या यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए स्प्रिंग पर अप्लाई किया गया फोर्स। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जाना कि हुक्स लॉ क्या होता है, किसी भी स्प्रिंग पर अप्लाई किए गए फोर्स और उसमें उत्पन्न डिस्प्लेसमेंट के बीच के संबंध को यह दर्शाता है।